अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, हमारा टॉपिक जो है वो है रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। बेटा ये रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस होता क्या है? द इंपॉर्टेंट इज व्हाट इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस, मैंने कहा कि साहब मुझे प्रोस्पेक्टस इश्यू करना है, तो बोले ये जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है ये सारा का सारा प्रोस्पेक्टस ही होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेयर कितने इश्यू करने नहीं बताया होता। कितने नंबर ऑफ शेयर इश्यू कर रहे हैं नहीं बताया हुआ होता। इश्यू प्राइस ऑफ शेयर नहीं बताया हुआ होता। तो सर फिर बताया हुआ क्या होता है? तो हमने कहा प्रोस्पेक्टस में आपको इश्यू के बारे में बताया जाता है कि कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, किस प्राइस पे कर रहे हैं, साथ में कंपनी की सारी डिटेल होती है, कौन प्रमोटर्स, और सारी डिटेल इसमें होती है। केवल दो चीजें इसमें नहीं होती है। तो सर फिर इसका मतलब क्या है? बेटा ये कंपनी क्या करती है, मान लीजिए आज मेरी एक कंपनी है और मैं पब्लिक में शेयर इश्यू करना चाहता हूं। अब मैंने कहा यार अपना शेयर तो है 10 रुपए वाला, लेकिन अपन कितने रुपए में इश्यू करें? 100 रुपए में करें, 200 रुपए में करें? जैसे अभी आपने थोड़े टाइम पहले सुना होगा एलआईसी ने अपने शेयर इश्यू किए। एलआईसी ने अपने शेयर 900 रुपीज पे इश्यू किए। तो हमने सोचा कि भाई 10 रुपए वाला का हम 900 इश्यू कर रहे हैं, अब लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे पता ही नहीं है यार। तो हमने कहा हम प्राइस डिसाइड नहीं करते हैं, हम ये चीज पब्लिक पे छोड़ देते हैं। हमने पब्लिक को कहा कि हम शेयर इश्यू करने जा रहे हैं, प्राइस आप डिसाइड कीजिए। आप हमें एक ऑप्शन दे दीजिए, प्राइस बैंड दे दीजिए कि आप इतने रुपए से इतने रुपए के बीच में शेयर खरीदना चाहते हैं। जैसे एलआईसी मुझे पूछता कि क्या आप मेरी कंपनी के शेयर खरीदना चाहते हैं, मैं कहता हाँ खरीदना चाहता हूँ। बोले कितने शेयर? मैंने कहा मैं 500 शेयर खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कितने रुपए में खरीदना चाहते हैं? मैंने कहा 700 से लेके 750 तक। कम से कम मैं आपके शेयर 700 पे कर सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा नेगोशिएट करने के बाद मैं 750 पे जा सकता हूँ। तो मैंने उनको एक बिड दे दिया कि मैं 700 से 750 के बीच में ही आपका शेयर सब्सक्राइब करूंगा। अगर प्राइस 750 से ज्यादा हुआ तो मैं आपका शेयर सब्सक्राइब नहीं करूंगा। तो ये क्या है? और मैं इतने शेयर खरीदना चाहता हूं। तो ये कंपनी क्यों करती है? कंपनी ऐसा इसलिए करती है कि कंपनी को एक डिसाइडेड प्राइस मिल जाता है कि किस प्राइस पे उसे शेयर इश्यू करना है। विदाउट नंबर ऑफ शेयर और विदाउट इश्यू प्राइस, दैट इज नॉन एज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। ये क्या कहलाता है? रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कहलाता है। क्लियर? समझ गए कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है? हाँ भाई, किसी को रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में कोई दिक्कत है कॉन्सेप्ट में? मीनिंग व्हाट इज रेड? कोई पूछे रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस क्या होता है, तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इज अ प्रोस्पेक्टस विदाउट कंटेनिंग डिटेल्स ऑफ नंबर ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। ओके क्लियर? अब बात ये होती है कि सर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस कब इश्यू करना होता है? तो बेटा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू स्टार्ट होने के एटलीस्ट 3 दिन पहले, जिस दिन से शेयर सब्सक्रिप्शन स्टार्ट होगा, शेयर सब्सक्रिप्शन का ऑफर स्टार्ट होगा, उससे एटलीस्ट 3 दिन पहले इश्यू हो जाना चाहिए।
मतलब कंपनी को 3 दिन का टाइम एटलीस्ट मिलेगा कि वो लोगों से आए हुए एप्लीकेशंस के हिसाब से, जो लोगों से उसे बिड मिली है, उस बिड के हिसाब से अपने प्राइस क्या कर सके, डिसाइड कर सके। क्लियर? तो एटलीस्ट 3 days बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑफ ऑफर। क्लियर? इसको लिखेंगे अभी, अभी मैं केवल इसके कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं आपको। अब बात आती है कि सर आपने पहले तो बताया नहीं था कंपनी कितने शेयर इश्यू करने वाली है। कंपनी के पास लोगों की एप्लीकेशन आ गई, सर आपने बोला हम 750 में खरीदने वाले हैं। कोई कहेगा मैं तो 600 से लेके 700 के बीच में खरीदूंगा, कोई कहेगा मैं 800 में खरीदूंगा। तो ऐसे तो कंपनी के पास बहुत सारे ऑफर आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। तो जैसे ही सारे ऑप्शन आ जाए, ऑफर कंप्लीट हो जाए, तो कंपनी को क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि उसने कितने शेयर इश्यू किए हैं। अब वो इश्यू करना कहां से स्टार्ट करेगी, बोले जिन लोगों देखेगी कि साहब मुझे कहां तक में मेरी एप्लीकेशन पूरी हो जा रही, जैसे वो सोचती है कि यार 750 का प्राइस मेरे लिए ठीक है, तो जिन लोगों ने 750 तक अप्लाई किया होगा या उससे ज्यादा पैसे में अप्लाई किया होगा, जैसे आपने कहा मैं 800 में खरीदने को तैयार हूं, अब कंपनी का लेवल आ गया 750, तो फिर वो सबको शेयर दे देगी 750, उससे ज्यादा वालों को भी 750 में दे देगी, और जिसने 750 के लिए बोला है उसको भी 750 में दे देगी। लेकिन जिसने कहा कि मैं तो 749 से ज्यादा रुपए नहीं दूंगा, उसको शेयर नहीं मिलेंगे। तो लास्ट में जब इश्यू कंप्लीट होता है, कंपनी को यह बताना पड़ेगा कि कहां तक के प्राइस वालों को उसने शेयर इश्यू किए हैं और कितने शेयर इश्यू किए, और उससे उसके पास टोटल कितना पैसा एकत्रित, कितना पैसा एक्यूमुलेट हुआ है। क्लियर? ये था पूरा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। समझ गए? किसी को कोई कंफ्यूजन है? चलिए साहब, तो जब कंपनी का ऑफर आ जाएगा, सारा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपने कहा आपने रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इश्यू किया, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस के थ्रू आपने शेयर इश्यू कर दिए। अब कंपनी को एक फाइनल प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ेगा कि साहब ये हमारा फाइनल प्रोस्पेक्टस है, इतने शेयर इश्यू किए जा रहे हैं और इस प्राइस पे इश्यू किए जा रहे हैं। अच्छा एक बात और बताओ, अगर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में और फाइनल जो प्रोस्पेक्टस इश्यू किया जाए, उस प्रोस्पेक्टस में किसी आइटम में या कोई वेरिएशन हो, तो क्या उस वेरिएशन को हाईलाइट करके बताना पड़ेगा फाइनल प्रोस्पेक्टस में? भाई मैंने आपको एक रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस दिया कि आप प्रोस्पेक्टस से पहले ये लीजिए और आप हमें बताइए, और मैं फाइनल जो प्रोस्पेक्टस इशू करता हूं उसमें कोई पॉइंट चेंज करता हूं, तो क्या मुझे उस चेंज पॉइंट को हाईलाइट करना पड़ेगा? यस सर। तो बस इतना आपका काम है, फटाफट से इसके की पॉइंट लिख लीजिए कि रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में क्या क्या होता है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस तो कहता है एज पर सेक्शन 32, सेक्शन 32 में डिफाइन किया गया, एज पर सेक्शन 32 रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस doesn't contains all information that is quantum of
शेयर इश्यू और एंड इश्यू प्राइस ऑफ शेयर। तो ये कहता है कि साहब एज पर सेक्शन 32 जो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस है उसमें सारी डिटेल नहीं लिखी हुई होती। किस चीज की सारी डिटेल नहीं लिखी हुई होती है? उसमें क्वांटम ऑफ शेयर इश्यू, कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं उसकी क्वांटिटी नहीं लिखी हुई होती है, और उसमें प्राइस नहीं लिखा हुआ होता है। ठीक है, चलिए और आगे, दिस प्रोस्पेक्टस is issued at least 3 days prior to 3 days prior to opening of subscription। opening of subscription। चलिए सर आगे कहता है all the provisions applicable to prospectus also applicable in same manner। तो ये कहता है साहब जितने भी प्रोविजन है वो सारे प्रोविजन सेम मैनर में एप्लीकेबल हो। पब्लिक subscribing shares will give a bid of number of share and प्राइस रेंज। ये लीजिए सर, तो ये कहता है कि पब्लिक, वो पब्लिक जो शेयर सब्सक्राइब कर रही है वो एक बिड लगाएगी, एक बिड देगी कंपनी को, किसके लिए? नंबर ऑफ शेयर के लिए और प्राइस रेंज के लिए, कि कितने शेयर परचेज करने हैं और किस प्राइस पे परचेज करने हैं। एनी वेरिएशन इन रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस एंड प्रोस्पेक्टस shall be highlighted in prospectus। तो देखो क्या क्या बोला, 5 पॉइंट अभी तक मैंने कहा। सेक्शन 32 के हिसाब से रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस वो होता है जिसमें सारी इंफॉर्मेशन नहीं होती है,
सारी कौन सी, क्वांटम ऑफ शेयर नहीं होता और इश्यू प्राइस नहीं होता। ये प्रोस्पेक्टस इश्यू स्टार्ट होने के एटलीस्ट 3 दिन पहले इश्यू होना चाहिए। उस पे सारे वही प्रोविजन लगेंगे जो प्रोस्पेक्टस पे लगते हैं। जो भी पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है शेयर्स को, वो एक बिड देगी कि इतने शेयर खरीदने हैं, इस प्राइस पे खरीदने हैं। अगर रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में और प्रोस्पेक्टस में कोई वेरिएशन है तो फिर वो प्रोस्पेक्टस में वो पॉइंट हाईलाइटेड होना चाहिए। फिर फाइनली एड क्लोजिंग ऑफ इश्यू company declare money raised through issue along with इश्यू प्राइस। ये लो सर। तो जब ऑफर कंप्लीट होगा तो कंपनी को डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उन्होंने कितना पैसा रेज किया है ऑफर के थ्रू और किस इश्यू प्राइस पे किया। ये है पूरा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। आपकी एग्जाम के लिए अभी तक का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी तक अपन ने जितना पढ़ा है उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस। क्लियर? हाँ जी, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सेक्शन 33। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 33, नॉट मच इंपॉर्टेंट, बट फिर भी अपन एक छोटी सी बात देख लेते हैं, ठीक है ना। एक छोटी सी बात, बस एक छोटी सी लाइन लिख के छोड़ देंगे। हटा दो ना इसको। भाई आप किसी कंपनी को शेयर अप्लाई कैसे करोगे? चलो कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर दिया, कंपनी ने प्रोस्पेक्टस इश्यू कर रखा होगा कि किसी को मेरे शेयर खरीदने हैं, खरीद सकते हैं। अब साहब वो खरीदने के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म लगाएगा या नहीं लगाएगा? वॉट एवर इट इज, आजकल ऑनलाइन हो गया, पहले ऑफलाइन फॉर्म जाता था, आज भी ऑफलाइन फॉर्म जाते हैं। शेयर ऑफलाइन नहीं मिलते, फॉर्म आज भी ऑफलाइन भी जाते हैं, ठीक है ना। ऑनलाइन तो एप्लीकेशन लगती है, ऑफलाइन भी एप्लीकेशन लगती है, आज भी लगती है, ठीक है ना। एप्लीकेशन लगा सकते हो, शेयर आपको अब डिमेटलाइज्ड फॉर्म में मिलेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही मिलेंगे। तो एक बात बताओ, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, जो शेयर के लिए आप एप्लीकेशन लगा रहे हो, वो एप्लीकेशन फॉर्म क्या अकेला एक पेज फॉर्म का दे दिया जाएगा या उस फॉर्म के साथ प्रोस्पेक्टस की डिटेल्स भी लिखी हुई होगी? देखिए मेरी बात समझिए, मैंने कहा अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन फॉर्म है, मुझे कंपनी के शेयर खरीदने, तो मुझे कंपनी में शेयर खरीदने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के लिए मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरूंगा,
तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ पूरा प्रोस्पेक्टस लगाया जाए, जितनी बार एप्लीकेशन फॉर्म क्या होते हैं, पेजेस होते हैं, तो उस फॉर्म के साथ पूरा प्रोस्पेक्टस की बुक लगी हुई हो, ऐसा नहीं होता। उसमें क्या लगा हुआ होता है, उसके साथ में एक, उसे बोलते हैं अब्रीज्ड अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस का मतलब क्या है, हिंदी में अपन बोलते हैं ना संक्षिप्त, छोटा छोटा इंपॉर्टेंट डिटेल्स। प्रोस्पेक्टस की जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो सारी तो उसमें लिखी हुई होगी। फिर भी भैया किसी को पूरा प्रोस्पेक्टस पढ़ना है तो वो पूरा प्रोस्पेक्टस अलग से डाउनलोड करें, या आरओसी से लाए, या कंपनी से मंगवाए। पूरा प्रोस्पेक्टस नहीं लगाया हुआ वो, उसके साथ एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस, मतलब जो जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स है प्रोस्पेक्टस की वो सारी हमने यहाँ पे लिख दी है। अगर आपको इससे ज्यादा डिटेल चाहिए तो आप हमारा पूरा प्रोस्पेक्टस देख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली उसे कहते हैं अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। तो सेक्शन 33 क्या कहता है, सेक्शन 33 कहता है कि साहब कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म अगर परचेज करेगा किसी सिक्योरिटी परचेज करने के लिए तो उसके साथ में एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस लगा हुआ होगा। ठीक है साहब, तो आप क्या लिखोगे, एप्लीकेशन फॉर्म, ये हम बात कर रहे हैं सेक्शन 33 की। तो बोले कंपनी सेल इश्यू एप्लीकेशन फॉर्म फॉर परचेज ऑफ सिक्योरिटी ऑलवेज विद अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस। तो ये कहता है कि जो कंपनी एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू कर रही है लोगों को कि आप हमारी कंपनी के फॉर्म पर शेयर परचेज कर सकते हो इस फॉर्म के थ्रू, तो वो फॉर्म हमेशा अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस के साथ इश्यू करेगी। मतलब कोई भी कंपनी बिना अब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस के इश्यू नहीं कर सकती। ठीक है ना साहब, अब बात आती है कि क्या इसके कोई एक्सेप्शन है, क्या इसके कोई एक्सेप्शन है, बोले हाँ इसके एक्सेप्शन है। तो मैंने कहा एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब वो कंपनी कर सकती है एप्लीकेशन फॉर्म बिना एब्रीज्ड प्रोस्पेक्टस के। पहला पॉइंट क्या कहता है साहब, पहला पॉइंट बोनाफाइड, बोनाफाइड इनविटेशन टू पर्सन, बोनाफाइड इनविटेशन टू पर्सन टू इंटर एंड अंडर राइटिंग एग्रीमेंट। आपको याद है आपने अंडर राइटिंग ऑफ शेयर पढ़ा था, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर में हम जो अंडर राइटर होते थे उनको भी शेयर देते थे कि अगर अगर आपने ये शेयर पब्लिक को नहीं बेच पाए तो ये शेयर आपको खरीदने पड़ेंगे। यस और नॉट,
तो इसका मतलब क्या है, बोनाफाइड इन्विटेशन का मतलब क्या है? बोनाफाइड का मतलब होता है अच्छी नीयत के साथ, सही, रूल के अकॉर्डिंग, जो होना चाहिए वैसा ही। तो बोनाफाइड मतलब करेक्ट, लीगल, विद गुड इंटेंशन। तो बोनाफाइड इन्विटेशन, बोनाफाइड इन्विटेशन मतलब जो होना चाहिए। अगर किसी पर्सन ने आपके साथ अंडरराइटिंग का एग्रीमेंट कर रखा है, तो लास्ट में जो शेयर बच गए उसको वो खरीदने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म तो इश्यू करना पड़ेगा। तो उस फॉर्म के लिए आपको एब्रीव्ड प्रोस्पेक्टस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसको ऑलरेडी सारी डिटेल्स पता है। उसको ऑलरेडी सारी डिटेल आपकी कंपनी के बारे में पता है, आपको उससे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। जिसने आपकी कंपनी के शेयर लोगों को बिकवाए हैं, क्या आप उसे भी बताएंगे अब कि देखो ये चीजें हैं? नहीं बताने की जरूरत। और इफ शेयर्स issued, if share issued, sorry, if share not issued to public, शेयर पब्लिक को नहीं इश्यू किए जा रहे, आप किसी को प्राइवेटली शेयर दे रहे हो, आप किसी को प्राइवेटली शेयर दे रहे हो। अब भैया कोई अपनी इच्छा से, या आप किसी को बिना पब्लिक इश्यू लाए, बिना कोई ऑफर लाए, अब प्रोस्पेक्टस इश्यू ही कब करना होता है? जब आप पब्लिक में शेयर इश्यू करते हैं। अगर आप पब्लिक में शेयर इश्यू ही नहीं कर रहे हैं, तो आपको प्रोस्पेक्टस ही नहीं लगाना होता। जब प्रोस्पेक्टस नहीं लगाना होता, तो एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्लियर? हाँ भाई, सेक्शन 33 के बारे में इतनी चीजें याद करनी है आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं देखना। तो सेक्शन 33 कहती है कि साहब एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू करोगे तो उसके साथ एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस होना चाहिए। कब नहीं होगा? जब आप किसी अंडरराइटिंग एग्रीमेंट के थ्रू किसी को शेयर दे रहे हो, या फिर आप शेयर पब्लिक में इश्यू ही नहीं कर रहे, तो आपको प्रोस्पेक्टस लगाने की जरूरत नहीं है। इससे ज्यादा दो सबसेक्शंस और होती है, वो सबसेक्शन आपको क्या कहती है? ये सबसेक्शन 1 है। फिर एक दो सबसेक्शन और होती है। एक सबसेक्शन आपको कहती है कि साहब अगर आपने ये सब चीजें फॉलो नहीं की तो 50,000 रुपए का फाइन लग जाएगा। या फिर कोई पर्सन आपको ऐसा कह देता है कि आपने किसी को शेयर इश्यू किए, आप उसे कह देते हैं कि आपको शेयर देने से पहले हम आपको प्रोस्पेक्टस दे देंगे और आप उसे चेक कर लीजिएगा, ठीक है? तो इस ऐसा भी हो सकता है, बट नॉट इंपॉर्टेंट, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल इतना याद रखिए, सेक्शन 33 कहता है कि जब भी आप एप्लीकेशन फॉर्म इश्यू करोगे, उसके साथ में एब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस भी इश्यू करोगे। एक्सेप्शन क्या है? अंडरराइटिंग एग्रीमेंट में किसी को शेयर दे रहे हैं, या फिर शेयर पब्लिक में इश्यू ही नहीं कर रहे, तो फिर आपको प्रोस्पेक्टस की जरूरत नहीं है। क्लियर? 1 मिनट वेट कीजिएगा बेटा।
हाँ जी साहब। अब आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें अपन को 4 सेक्शन पढ़नी है। 34, 35, 36, सॉरी 5, 37 और 447, 447, 34, 35, 36 और 37 और 447, टोटल मिला के 5 सेक्शन हमें इस पॉइंट में पढ़नी है। पांचों इंटर रिलेटेड है, पांचों सेक्शंस इंटर रिलेटेड है। 5 सेक्शन एक साथ एक ही पॉइंट में अपनी खत्म हो जाएगी। ये पांचों सेक्शन आपको क्या कहती है? ये पांचों सेक्शन कहती है कि साहब अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट की हो, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट की हो तो क्या होगा भाई? तो चलिए पहले तो इस बात को समझते हैं, पहले तो इस बात को समझते हैं। ये नोट कर लिया था क्या 33 वाला? हम 3 छोटे छोटे नोट्स लिखेंगे और उन्हीं में हम इन सारे सेक्शन को समझ लेंगे, ठीक है? ये हटा दूं? यस। अब सबसे पहले तो ये बात करता है कि साहब अगर आपने प्रोस्पेक्टस जो बनाई उस प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट है, मिस स्टेटमेंट का मतलब उस प्रोस्पेक्टस में कोई गलती है, उस प्रोस्पेक्टस में कोई गलती है, तो मैं कहता हूं साहब मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस, मिस स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। तो ये कहता है कि साहब मिस स्टेटमेंट होता क्या है? तो ये कहता है मिस स्टेटमेंट, पहले तो मिस स्टेटमेंट की डेफिनेशन समझो। इज द एक्ट, misstatement is the act of stating something which is false, जो झूठा है, और नॉट एक्यूरेट, वो झूठा तो नहीं है लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है। जैसे मैं कहता हूं मुझे प्रॉफिट हुआ है, अब मैं ये तो ना बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, लेकिन प्रॉफिट मुझे 1 लाख का नहीं हुआ, मुझे 80,000 का हुआ है और मैं दिखा रहा हूं 1 लाख, तो मैंने झूठ नहीं बोला कि मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन मैंने उसे एक्यूरेट नहीं दिखाया। मुझे हुआ है लॉस और मैं बता रहा हूं प्रॉफिट, तो भैया मैं तो झूठ बोल रहा हूं, ठीक है? इट कुड आइदर बाय इंटेंशन और बाय ओमिशन। भाई ये जो मिस स्टेटमेंट है ये बाय इंटेंशन भी हो सकता है और बाय ओमिशन भी हो सकता है। क्लियर, समझ गए? तो हमने कहा मिस स्टेटमेंट क्या होता है? मिस स्टेटमेंट इज द एक्ट ऑफ स्टेटिंग, कुछ गलत लिख दिया या कुछ ऐसा लिखा जो सही नहीं है, एक्यूरेट नहीं है, तो इट कुड बी। और ये जो काम हमने किया है ये या तो इंटेंशन से होगा या फिर गलती से हुआ होगा, ठीक है साहब? अब ये कहता है
मिस स्टेटमेंट कैन बी, sorry, misstatement is an offense, can be categorized in two heading. ठीक है साहब। तो मिस स्टेटमेंट में जो ऑफेंस हुआ है, ऑफेंस है, गलती तो है, जूम तो है भाई, लेकिन ये ऑफेंस जो है वो दो हेडिंग में आता है। ठीक है साहब। अब ये दो हेडिंग कौन कौन सी? सेक्शन 34 एंड सेक्शन 35। 34 कहता है क्रिमिनल लाइबिलिटी, सेक्शन 34 बात करता है क्रिमिनल लाइबिलिटी। भाई आपने मिस स्टेटमेंट कर दिया, आपने जानबूझकर किया है, गलती से किया, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने कहा मिस स्टेटमेंट की वजह से आप पे जो लाइबिलिटी आएगी, प्रूव हो गया आपने मिस स्टेटमेंट की है, तो आप पे दो तरह की लाइबिलिटी आ सकती है। या तो उसे क्रिमिनल एक्ट माना जाएगा, क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी, या फिर उस पे सिविल लाइबिलिटी आएगी। सर इनका मतलब क्या होता है? बेटा क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी का मतलब होता है कि अपने जो इंडिया का कानून है ना, उसमें दो तरह के केस, जब भी कोर्ट में केस होता है तो उसमें दो तरह के केस होते हैं। एक तो होता है क्रिमिनल लाइबिलिटी, मतलब आपने जो एक्ट किया है ना वो आपराधिक प्रवृत्ति का है, क्रिमिनल नेचर का है, ऐसे क्रिमिनल लोग करते हैं। ठीक है, तो एक तो है क्रिमिनल नेचर, एक होता है सिविल नेचर। सिविल नेचर मतलब ये आपने गलत किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा क्रिमिनल लोग ही करते, गलत कर सकता है आदमी, गलतियां हो सकती है, लेकिन वो ऐसा काम नहीं है कि जो क्रिमिनल करते हैं। जैसे मैं कहूं मैंने किसी का मर्डर किया है या मैंने किसी के साथ इंटेंशनली कुछ गलत किया है, तो वो क्रिमिनल नेचर है, लेकिन मेरे से गलती हो गई तो वो क्रिमिनल नेचर नहीं। जैसे अपन कहते हैं कि किसी का मर्डर कर देना इज ए क्रिमिनल नेचर, और एक्सीडेंट में किसी की डेथ हो जाना दैट इज ए सिविल नेचर, वो क्रिमिनल नेचर नहीं। समझ गए मेरी बात? तो दोनों की सेक्शंस अलग अलग है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दोनों में मिलने वाली सजा अलग अलग है। ठीक है, चलिए अब इसको आगे बोलते हैं। क्रिमिनल लायबिलिटी कहां पे आएगी? क्रिमिनल लायबिलिटी, एक वर्ड लिख रहा हूं मैं, ये एक लैटिन वर्ड है, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है? गिल्टी माइंड, मेंस रिया, MENSREA, मेंस रिया। मेंस रिया का मतलब होता है गिल्टी माइंड। गिल्टी माइंड मतलब जानबूझकर, इज एसेंशियल कंडीशन। तो बोले साहब क्रिमिनल लायबिलिटी कर में इसे कंसिडर करने के लिए सबसे एसेंशियल कंडीशन क्या है कि ये जो एक्ट है, जो आपने काम किया है, जो मिस स्टेटमेंट आपने किया है, वो जानबूझकर किया हो। अगर आपने जानबूझकर किया है
तो फिर सेक्शन 34 अप्लाई हो जाएगी और आप पे जो लाइबिलिटी आएगी वो क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। डन। मतलब आपका जो केस चलेगा वो क्रिमिनल लाइबिलिटी के अंदर चलेगा। ठीक है साहब। CRPC इज अप्लीकेबल। सीआरपीसी का मतलब क्या होता है? सीआरपीसी का मतलब होता है क्रिमिनल, याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, भारतीय दंड संहिता, आपराधिक दंड संहिता, ठीक है ना। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड मतलब आपके पे वो रूल लगाए जाएंगे, वो सेक्शंस लगाई जाएगी, कोर्ट में आपका केस क्रिमिनल की तरह पेश किया जाएगा। डन। समझ गए मेरी बात? तो सेक्शन 34, अगर आपने प्रोस्पेक्टस में कोई मिस स्टेटमेंट किया है और वो मिस स्टेटमेंट इंटेंशनली किया है, गलत इरादों के साथ किया है, तो आप पे सिविल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड लगेगा, सेक्शन 34 अप्लाई होगी। क्लियर? याद रह जाएगा भाई। ओके। फिर बात आती है कि आपने जो काम किया उसमें मेंस रिया नहीं है, मतलब कोई गलत इरादों के साथ नहीं किया, तो मैं यहां कह देता हूं नो मेंस रिया, दैट इज ओमिशन। गलती हो गई साहब, मेरे से एक गलती हो गई और वो भी मैंने इंटेंशनली नहीं की। अब मेरी गलती की वजह से आपको नुकसान हुआ है, मेरी गलती की वजह से आपको नुकसान हुआ है। अब आप कहते हो कि मैंने गलती तो की है लेकिन आपको नुकसान कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपने मेरे को कहा देखो तुमने ये काम गलत किया, मैंने कहा हाँ साहब गलती हो गई, मान ली मैंने अपनी गलती की, मेरे से गलती से हो गया ये काम, मैंने जानबूझकर नहीं किया, गलती से हो गया। फिर भी आप कहते हो नहीं आपको सजा मिलेगी। मैंने कहा साहब आपका जो भी नुकसान है ना मैं पूरा कर दूं। वो कहता मुझे तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा साहब आपने मेरी गलती बता दी, मैं इस गलती को सही कर देता हूं, क्या फिर भी मुझ पे कोई केस किया जाएगा? केस किया जाएगा। गलती नुकसान किसी को हुआ ही नहीं, मेरे से गलती हो गई, मैं उस गलती को सही करने को तैयार हूं, लेकिन आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो भाई क्या मेरी कोई लाइबिलिटी बनती है क्या? इतना ही तो था। मेरी एक गलती करता हूं मैं, जो गलती आपने बता दी उससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, तो अब से मैं गलती को सही कर देता हूं, क्या मुझे उसके लिए आपको कोई हर्जाना देना पड़ेगा क्या? कि नहीं नहीं देखो आपने अपने यहाँ पे गलती कर रखी थी, मैं तो एक ऐसे ही गलित में चलने वाला, रोड पे चलने वाला आदमी हूं, मैंने आपकी गलती देखी, अब आप मुझे उस गलती के लिए हर्जाना दो, क्या मुझे कोई हर्जाना देना पड़ेगा? नहीं। तो ये कहता है कि साहब सिविल लाइबिलिटी नो मेंस लिया, बट लॉस और डैमेज टू पार्टी इज एसेंशियल कंडीशन। लॉस और डैमेज टू पार्टी इज एसेंशियल कंडीशन। भाई सामने वाले को कोई नुकसान तो होना चाहिए, सामने वाले को कोई नुकसान होना चाहिए, तब मेरे पे सिविल लाइबिलिटी आएगी। सीपीसी एप्लीकेबल। सीपीसी का मतलब क्या होता है? सिविल प्रोसीजर
कोड। ये मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं कि हो सकता है कहीं एमसीक्यू में पूछ लिया जाए व्हाट इज सीपीसी, व्हाट यू मीन्स बाय सीपीसी। या सीपीसी स्टैंड फॉर, दैट इज सिविल प्रोसीजर कोड। सीआरपीसी स्टैंड्स फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये पूरे लॉ में चलते हैं। कानून में जो सजा मिलती है, कोर्ट में जो सजा मिलती है ना, कोई भी आदमी किसी भी काम के लिए अगर कोर्ट में जाता है तो कोर्ट में सजा दो ही चीजों के अंदर मिलती है, या तो उसे सीआरपीसी में सजा मिलेगी या सीपीसी में सजा मिलेगी। इसके अलावा वहां पे सजा देने का कोई ऑप्शन ही नहीं होता। या तो उसे एक क्रिमिनल लायबिलिटी माना जाएगा या उसे एक सिविल लायबिलिटी माना जाएगा। डन। तो सेक्शन 34 35 क्लियर है। मिस स्टेटमेंट का मतलब क्लियर है। ये हमारा था मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड फर्स्ट डायग्राम। मिस स्टेटमेंट से रिलेटेड पहला। हाँ नहीं बेटा, लॉस तो दोनों में होता है। लॉस क्रिमिनल में भी होता है, लॉस सिविल में भी होता है। क्रिमिनल में तो आपका इंटेंशन था सामने वाले का लॉस करना। क्रिमिनल में तो आपका इंटेंशन था सामने वाले का लॉस करना। लेकिन मैं कहता हूं कि मैंने इंटेंशनली कुछ किया ही नहीं और आपका लॉस भी नहीं हुआ। यहां तो लॉस होता ही होता है, क्रिमिनल लायबिलिटी में तो लॉस होगा ही होगा, आपने किया ही इंटेंशनली है। यहां पे अगर लॉस नहीं हो तो भी केस चलेगा। मैंने किसी को मारने की कोशिश की लेकिन वो मरा नहीं, तो अटेम्प्ट टू मर्डर का केस लगता है ना। आप किसी का मर्डर करने की कोशिश करते हो लेकिन उसका मर्डर नहीं हुआ, वो जिंदा बच गया एकदम सही सलाम, क्या कोर्ट में केस चलता है या नहीं चलता? अटेम्प्ट टू मर्डर का केस चलता है, यस और नॉट? दूसरा, मैं आपको एग्जांपल दूसरा दे रहा हूं, सिविल लाइबिलिटी। मैं रोड पे जा रहा था और गलती से एक एक्सीडेंट हो गया और एक आदमी की डेथ हो गई। क्या मुझे कोई भी सजा नहीं मिलेगी या थोड़ी सी सजा तो मिलती है? एक्सीडेंट के केस में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो थोड़ी सी सजा तो मिलती है या नहीं मिलती? लापरवाही से गाड़ी चलाने की सजा मिलती है। लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए, अगर आप रोड पे गाड़ी चला रहे हो, बिना इंटेंशनली आपका कोई एक्सीडेंट हो गया और एक पर्सन की डेथ हो गई, तो आपको एक जनरली 6 महीने की सजा मिलती है सिविल प्रोसीजर कोड में। डन। अगर आपने जानबूझकर उसको गाड़ी से मार दिया तो आपको सेक्शन 32 या तो लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट मिलता है या आपको हैंग टिल डेथ, फांसी की सजा मिल जाती है। डन। तो जानबूझकर अगर आप किसी को टक्कर मारते हो और उसकी डेथ हो जाती है, दैट इज क्रिमिनल लाइबिलिटी। ठीक है, क्रिमिनल लाइबिलिटी। आपको या तो फांसी की सजा हो जाएगी या उम्र कैद की सजा हो जाएगी। आपने जानबूझकर टक्कर मारी लेकिन वो बच गया, जानबूझकर टक्कर मारी और वो बच गया, तो भी आपको सजा होगी, तो भी आपको सजा होगी और उसी सेक्शन में होगी। हो सकता है फांसी की ना होके उम्र कैद की हो जाए या उम्र कैद से थोड़ी कम हो जाए। समझ गए मेरी बात? अगर वो बच गया तो भी। डन। लेकिन आप रोड पे जा रहे थे, एक्सीडेंट हो गया या होने वाला था और जस्ट लास्ट टाइम आप बच के निकल गए, ठीक है ना, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, आपकी कोई गलती नहीं थी एक्सीडेंट में और गलती और कोई नुकसान भी नहीं हुआ, क्या अब आपको कोई सजा होगी? नहीं होगी। तो इसलिए तो हमने कहा कि अगर आपका इंटेंशन नहीं है तो फिर कुछ नहीं होगा, लेकिन इंटेंशन नहीं है और सामने वाले को नुकसान हुआ है तो फिर उस नुकसान की चाहे फाइनेंशियली भरपाई की जाए या आपको इम्प्रिजमेंट किया जाए, वो सब बात की बात है, ठीक है ना। लेकिन नुकसान होना चाहिए। अगर इंटेंशन के साथ गलती नहीं थी, भैया गलती से हो गया
और आपको कोई नुकसान भी नहीं हुआ, अब आप मेरे से क्या चाहते हो? क्लियर? चलिए, अब मैं आपको इसी को थोड़ा सा और डिटेल वाला ऑप्शन दूंगा, उसमें आपको और ज्यादा चीजें क्लियर आ जाएगी। हम सेकंड स्टेटमेंट बनाएंगे, स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट नंबर 2, लाइबिलिटी टू मिस स्टेटमेंट। लाइबिलिटी टू मिस स्टेटमेंट, मैं दोबारा से, क्रिमिनल लाइबिलिटी, क्रिमिनल लाइबिलिटी और सिविल लाइबिलिटी। क्रिमिनल लाइबिलिटी एंड सिविल लाइबिलिटी। सेक्शन 34, 35। ये लीजिए सर। स्टेटमेंट इज misleading and untrue। intentionally, intentionally। स्टेटमेंट या तो मिसलीडिंग था या अनट्रू था, इंटेंशनली। एवरी पर्सन authorized to issue prospectus is liable। हाँ भाई, प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए जो जो पर्सन लाइबल थे, वो सारे पर्सन क्या होंगे? लाइबल होंगे। ठीक है ना साहब? ऑथोराइज थे, जो जो लोग ऑथोराइज थे प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए, वो सारे लोग लाइबल होंगे। पनिशेबल अंडर सेक्शन 447। ये लो सर। अब इनको जो सजा मिलेगी वो कौन सी सेक्शन में मिलेगी? वो सजा मिलेगी 447, सेक्शन 447। ओके,
अब सेक्शन 447 क्या है वो अपन अभी पढ़ेंगे। 447 में कौन सी सजा बताई गई है वो सजा अपन अभी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर बात आती है सेफ गार्ड। सेफ गार्ड, सेफ गार्ड क्या है? इनके पास सेफ गार्ड भी है। क्या सेफ गार्ड है? इसके पास सेफ गार्ड है इमैटेरियल। इमैटेरियल साहब, साहब सुनिए मेरी बात। जो मैंने गलती की है, जो स्टेटमेंट दिया है, जो गलत बात लिखी है, वो कोई वो गलत बात कोई मैटेरियल ही नहीं रखती। उस गलत बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उस गलत बात से कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने कहा साहब मेरी कंपनी में कोई ऐसा काम हो रहा है, ठीक है मैंने गलत लिखा, जानबूझकर लिखा, लेकिन उस गलत बात से इमैटेरियल, वो इस इश्यू से रिलेटेड है ही नहीं। इस इश्यू से उस बात पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्या फिर कोई मतलब होना चाहिए? यहां पे तो नहीं होना चाहिए एटलीस्ट। भाई आपको मैंने कहा, मैंने कुछ गलत बोला, जानबूझ के बोला, लेकिन उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो जब उससे आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आपको उस बात पे ध्यान ही नहीं देना चाहिए, तो फिर क्या मेरी कोई क्रिमिनल लायबिलिटी बनती है उस पर? क्या मैंने आपके साथ कोई अपराध किया है? क्या मुझे ऐसी सजा मिलनी चाहिए क्रिमिनल वाली? नहीं। तो यहाँ पे अगर ये प्रूव कर देता है, अगर ये प्रूव करने की जिम्मेदारी मेरी है कि साहब वो चीज इमैटेरियल, और कोर्ट उसे मान लेता है, हाँ साहब ये छोटी सी बात है, इससे कोई लेना देना ही नहीं है, कोर्ट भी मान लेता है उस बात, तो फिर आप सेफ हो जाओगे, आपको सजा नहीं मिलेगी। सेफ इसकी बात यहां करेंगे। फिर बोलता है साहब या फिर रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव, रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव that statement is true। ये लो साहब, मैंने कहा साहब मैंने कुछ गलत ही नहीं किया। क्यों गलत नहीं किया? मैंने क्यों गलत नहीं किया सर? मेरे पास एक रीजनेबल ग्राउंड था। मैंने जो स्टेटमेंट उसमें लिखा, मुझे मेरे पास किसी ऐसी इंफॉर्मेशन आई, मैंने उस इंफॉर्मेशन को देखा और उस इंफॉर्मेशन के बेस पे मैंने वो स्टेटमेंट लिखा। अब चलिए साहब, मैंने कहा मैंने कोई स्टेटमेंट दिया, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं इसमें। मैं एक एग्जांपल देता हूं, अभी रिसेंट एग्जांपल है वो, इसलिए जब इंडिया में जीएसटी लगा था, जब इंडिया में जीएसटी लगा था, तो एक बात कही थी, किसने कही थी? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण में कहा था। उन्होंने क्या कहा था कि साहब जीएसटी लगाना बेटर है। क्यों बेटर है? क्योंकि इसमें कुछ ऐसी एसेंशियल चीजें हैं जिन पे टैक्स बिल्कुल नहीं लगेगा, मतलब उन पे टैक्स रेट रहेगा 0%। जैसे घर पे काम आने वाली चीजें, जैसे आटा है, चावल है, दाल है, ऐसी खाने वाली, दूध है, दही है, घी है, इन सब चीजों पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब मैंने भी साहब अपनी कंपनी बनाई कि मैं कंपनी किस चीज बना रहा हूँ, आटा, चावल, घी, दही, दूध, इन सब की, कि इन पे, और इन पे मेरे यहाँ पे जीएसटी नहीं लगेगा। अब लोगों ने मेरी कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब साहब उसमें जीएसटी लग जाता है।
तो क्या वो मुझे कह सकते हैं कि मैंने कुछ क्रिमिनल ऑफेंस किया है, मैंने उनसे झूठ बोला है? नहीं, क्योंकि मैं कहूंगा साहब मेरे पास एक रीजनेबल ग्राउंड था, मैंने इस चीज को देख के कहा वो एक बिलीवेबल पर्सन है जिसकी बात पे मैं विश्वास कर सकता था, मेरे पास उस चीजों की प्रूफ है। और अगर उन चीजों को कोर्ट मान लेता है, वॉट एवर रीजंस, ऐसे बहुत सारे, मैंने किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन लिया हो कि हाँ साहब देखो ये आदमी एक इस फील्ड का एक्सपर्ट है, मैंने उससे पूछ के ये डिसाइड किया है, आप देख सकते हैं उन्होंने अपना ओपिनियन दे रखा है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई रीजनेबल ग्राउंड है कि देखो साहब मैंने ये स्टेटमेंट इस बेसिस पे दिया है और इस बेसिस पे आप भी देखेंगे तो यही कहेंगे कि ये स्टेटमेंट सही है, तो अगर ये बात प्रूव हो जाती है तो भी आप इस सेक्शन में लगने वाली पेनल्टी से या इस सेक्शन में लगने वाला जो आप पे फाइन लगेगा या आपको सजा मिलेगी उससे आप बच सकते हो। समझ गए सेक्शन 34? तो सेक्शन 34 कहता है कि अगर इंटेंशनली आपने कोई मिस स्टेटमेंट किया है तो वो सारे पर्सन लाइबल होंगे जो कि प्रोस्पेक्टस के लिए ऑथराइज थे, उन्हें सेक्शन 447 में सजा मिलेगी, वो सजा से बच सकते हैं अगर वो मिस स्टेटमेंट इमेटेरियल हो, मतलब इंपॉर्टेंट नहीं हो, या फिर उनके पास कोई ऐसा रीजनेबल ग्राउंड हो जिसको देख के लगता हो कि साहब ये जो स्टेटमेंट दिया गया था ये एकदम उस टाइम के हिसाब से सही था। डन। अब बात आती है कि साहब सजा क्या मिलेगी, सजा क्या मिलेगी? तो सजा दो तरीके की हो सकती है। फाइन, फाइन मतलब पैसा, पैसा। तो बोले मिनिमम, इक्वल टू अमाउंट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड मतलब जितने रुपए का आपने नुकसान किया है सामने वाले के साथ, फ्रॉड किया है, उतने रुपए का मिनिमम, मिनिमम। मैक्सिमम फाइन, थ्री टाइम्स, मैक्सिमम टाइम 3 गुना हो सकता है साहब ये। मतलब मैंने किसी के साथ 1,000 रुपए का फ्रॉड किया है तो मेरा मिनिमम फाइन कितना होगा, 1,000 रुपए, या फिर मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, 3,000। उसके अलावा एंड एंड इम्प्रिजमेंट अप टू 6 मंथ, 6 महीने का इम्प्रिजमेंट, 6 महीने तक जेल में भी रखा जा सकता है। एक्सटेंड इन पब्लिक इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट में एक्सटेंड किया जा सकता है 3 इयर्स टू 6 इयर्स। कंपनी को लगता है साहब यह आदमी तो पब्लिक के लिए बहुत खतरनाक है तो वो इसे 3 साल से 6 साल तक एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे आपको याद है एक सहारा नाम की कंपनी हुआ करती थी, सहारा, सहारा इंडिया लिमिटेड, किसी को याद है सहारा इंडिया? तो उसके ऑनर सुब्रत राय,
उनको लगा कि उन्होंने लोगों का इतना पैसा खा लिया है, तो उन लोगों का इम्प्रिजनमेंट 3 से 6 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया, कि उन्होंने फ्रॉड चीजें बता बता के, गलत चीजें बता बता के लोगों से पैसा इकट्ठा कर लिया, और तो उनका इम्प्रिजनमेंट अभी भी चल रहा है। अब आजकल उनको पेरोल मिली हुई है, लेकिन उनका इम्प्रिजनमेंट सजा चल रही है। डन। तो ये तो बात होगी सेक्शन 34। आपका सेक्शन 34 देखो अपन ने कंप्लीट कर लिया। 34 कहां से स्टार्ट हुआ था? जानबूझकर कोई गलत बात बताते हो, कौन लायबल हो गए? सारे पर्सन जो कि प्रोस्पेक्टस इश्यू करने के लिए लायबल थे। अगर प्रूव हो जाता है तो सजा मिलेगी, फाइन भरना पड़ेगा फ्रॉड के अमाउंट के बराबर या उसके 3 गुना तक। सजा हो सकती है 6 महीने तक, लेकिन पब्लिक इंटरेस्ट में इसे 3 साल से 6 साल तक भी एक्सटेंड किया जा सकता है। आपको सेफ गार्ड मिल जाएगा, मतलब आप इससे बच सकते हो अगर दो चीजें, दोनों में से कोई बात है। या तो वो जो आपने फ्रॉड किया है वो इमेटेरियल हो, कोई मतलब ही नहीं है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या फिर जो स्टेटमेंट आपने दिया उस स्टेटमेंट देने का आपके पास कोई रीजनेबल ग्राउंड है। ये आपके लिए था कंप्लीट सेक्शन 34। क्लियर है सभी को सेक्शन 34? किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं बेटा, किसी को कोई भी क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो, ठीक। तो आज अपन इसको यहीं तक करेंगे। 35, 36, 37 वो तीनों कल कंप्लीट करेंगे, उसमें भी हमें हाफ एन आवर का टाइम लगेगा, उसको कल कंप्लीट करेंगे। ये आपकी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, मिस स्टेटमेंट, लाइबिलिटी ऑफ मिस स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। आफ्टर 5 मिनट्स रिज्वाइन करेंगे कंपनी अकाउंट्स के लिए। ओके, आफ्टर 5 मिनट्स।